बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये नम कैट का पेपर है जो कि 2020 में हुआ है। इसका केमिस्ट्री का पोर्शन हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो 41 MCQ है वो केमिस्ट्री का पहला MCQ है। तो इसको देखें। जो पहला MCQ है वो लिखा हुआ है कि विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एटम में आए तो एनर्जी रिलीज़ होती है, नेगेटिव साइन के साथ होती है। और अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन आए तो सेकंड इलेक्ट्रॉन आने से जो एनर्जी होती है वो एब्ज़ॉर्ब होती है, यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या हार्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है वो पॉजिटिव वैल्यू के साथ होती है। सो जो MCQ नंबर 41 है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, डेल्टा। MCQ नंबर 42 देखें। द बॉन्ड विच इज़ बेस्ड ऑन अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन अपोजिटली चार्ज आइन इज़। आपको पता है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। पहली टाइप्स में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है जिसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। दूसरी टाइप्स में इलेक्ट्रॉन पेयर एक एटम डोनेट करता है जिसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। थर्ड टाइप जो है उसमें अगर आइंस के अट्रैक्शन से बॉन्ड बने, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, तो ऐसे जो बॉन्ड्स होते हैं उनको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और फोर्थ टाइप में जो इलेक्ट्रॉन सी बॉन्ड्स होते हैं वो मेटालिक बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है अगेन ऑप्शन सी है। सो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो मौजूद होती हैं आइंस में वो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQ है 43, विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग अ केमिकल बॉन्ड। तो पहली है कि बॉन्ड इज़ फाउंड बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। तो बिल्कुल ये ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक दो एटम्स जो बॉन्ड बनाते हैं उनके हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। सेकंड ऑप्शन है कि बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। ये बात भी ठीक है। आयनिक बॉन्ड्स में जो बॉन्ड्स बनते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ द आइन से बनते हैं। सी है बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ s ऑर्बिटल इज स्ट्रॉन्ग। ये बात भी ठीक है कि s ऑर्बिटल इज़ नियर न्यूक्लियस और उसका जो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है। तो और डेल्टा ऑप्शन है बॉन्ड फॉर्म बाय द लार्ज साइज एटम इज स्ट्रॉन्ग। तो ये ठीक नहीं है। लार्ज साइज एटम के बॉन्ड्स वीक होते हैं। सो इस केस में क्या ऑप्शन होगी? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44 है द कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल आर सॉल्युबल इन वाटर। आपको पता है जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है किसी भी क्रिस्टल की उसकी लैटिस एनर्जी पे। अगर लैटिस एनर्जी लो होगी और आइंस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी तो सॉल्युबिलिटी इजीली होगी। तो इसमें जो पूछा हुआ है कि कौन से अल्कली मेटल जो है वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो इसमें लिथियम कार्बोनेट वाहिद अल्कली मेटल है जो वाटर सॉल्युबल नहीं है, यानी वाटर सॉल्युबल कार्बोनेट नहीं बनाता है। उसकी वजह यह है कि जो लेटेस्ट एनर्जी होती है लिथियम कार्बोनेट की वो हायर होती है। सो इसमें जो बी ऑप्शन है डेट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें 45 को अगर आप देखें तो द नाइट्राइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोलाइज विद वाटर टू फॉर्म। जो नाइट्राइड होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के, यानी कि जो इस तरह M2N3 सॉरी जो M3N2 होते हैं, इनकी अगर हाइड्रोलिसिस करें तो इनके हाइड्रोलिसिस से अमोनिया बनता है। स्ट्रेट सी बात है कि जैसे इनको पानी डाल के तोड़ें तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन या NO नहीं बनता बल्कि NH3 गैस बनती है। और दिस इज़ अ वैल्यूएबल रिएक्शन फॉर सेंसेस ऑफ अमोनिया इन लेबॉर्ट्री। 46 द फ्लेम कलर ऑफ कैल्शियम एंड फ्लेम टेस्ट इज़। तो ये जो सेकेंड ईयर में आपको पता है कि जो मेटल्स होती हैं, जो मेटल आयन के साल्ट होते हैं, जब इनको हीट करते हैं तो हीट करने पे फ्लेम में इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होते हैं तो कुछ कलर वेव्स एमिट होती हैं। तो कैल्शियम का जो फ्लेम होता है वो ऑरेंज रेड होता है। उसके बाद है 47 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट स्टेबल मेटल कार्बोनेट। इनमें सबसे स्टेबल मेटल कार्बोनेट कौन सा है? तो यहाँ पे 4 मेटल के कार्बोनेट दिए हुए हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम। तो स्टेबिलिटी जो मेटल कार्बोनेट की है अल्कलाइन अर्थ मेटल की वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होती है। सो जैसे जैसे
मेटल कैटायन का साइज़ बढ़ेगा वैसे वैसे उसका जो कंपैरिजन है वो एनाइन के साथ इंक्रीज़ होता है। इसलिए बेरियम कार्बोनेट इज़ द मोस्ट स्टेबल कार्बोनेट। क्योंकि अगर आप डाउनवर्ड आएँ, आप बेरिलियम से आएँ किसकी तरफ, बेरियम की तरफ, तो साइज़ इंक्रीज़ होता है। साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से कार्बोनेट आयन के साथ जो साइज़ की मैचिंग होती है, ये साइज़ कंपैरिजन होता है, वो मैच होता है। सो दैट्स वाई वी से बेरियम कार्बोनेट इज़ द मोस्ट स्टेबल और थर्मली मोस्ट स्टेबल कार्बोनेट। नेक्स्ट देखें 48, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन मैटर इंक्रीज अप टू। आपको पता है बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हों तो बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। सो वी कैन से बाइंडिंग एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वैसे तो जो हमारा 5b और 6b है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली 4b तक बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज़ होती है। उसकी रीज़न ये है कि जो मेटालिक स्ट्रक्चर है, या जो आप यूँ कह सकते हैं कि यूनिट सेल स्ट्रक्चर है 4b का, वो डेविएट करता है, यानी कि एब नॉर्मल एटीट्यूड है, तो इसलिए बाइंडिंग एनर्जी अप टू ग्रुप 4b इंक्रीज़ होती है। सो ऑप्शन बी जो है ना इसमें करेक्ट है। 49 को देखें। 49 में ये पूछा हुआ है कि आइसोमरिज्म ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इन द सेम मॉलिक्यूल। तो अगर टेम्परेरी शिफ्टिंग होती है, फॉर एग्जांपल जिस तरह हम अमाइनो एसिड्स में लिखते हैं, तो अमाइनो एसिड में अगर एटम ए से ये बी में ए की मॉलिक्यूल में सपोज़ यहाँ पे प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो ओवरऑल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है। और इन दो स्ट्रक्चर्स में जो क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी होती है या इक्विलिब्रियम होता है। तो इस तरह के आइसोमरिज्म को हम क्या कहते हैं, टाटोमरिज्म कहते हैं। मेटामरिज्म में आपको पता है कि जो फंक्शनल ग्रुप जिसमें दरमियान में लगा होता है, फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइडों पे नंबर ऑफ़ कार्बन सेम नहीं होते। पोजीशन आइसोमरिज्म में ये होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और स्ट्रक्चर फार्मूला में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होती है। और फंक्शनल ग्रुप में दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं, जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो हैं, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप इनके डिफरेंट है। सो यहाँ पे जो 49 है, 49 में जो करेक्ट ऑप्शन है डेट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी। So next, isobutyl alcohol has following carbon attached to hydroxy group. For example, isobutyl alcohol की बात पूछी गई है। So isobutyl में आप देखें तो CH3 और देखें सेकंड कार्बन के साथ भी CH3, उसके बाद आप देखें तो ये CH2 और फिर आगे OH। तो वो पूछ रहा है कि आइसोब्यूटाइल में कार्बन अटैच टू हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो किस कार्बन के साथ ये अटैच है। तो आप देखें ये जो कार्बन है ये एक कार्बन के साथ मज़ीद अटैच है। तो जो कार्बन एक के साथ अटैच होता है उस कार्बन को हम प्राइमरी कहते हैं। इसमें ये जो कार्बन है, ये कार्बन 3 के साथ अटैच है, CH वाला, ये टर्शरी कार्बन है। बाकी CH3 वाले जो कार्बन्स हैं ये सारे के सारे प्राइमरी कार्बन्स होते हैं। नंबर 51 देखें। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल गिव्स। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन अमाइंस, अल्केन्स, एल्डिहाइड और अल्काइंस। तो आपको पता है कि अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन करें तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन पे या तो एल्डिहाइड बनती हैं, यानी या तो एल्डिहाइड बनती हैं या कीटोन्स बनते हैं, RCOR ऑक्सीडेशन करने पे। लिहाजा इस केस में चूँकि कीटोन का ऑप्शन नहीं है, सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन अवेलेबल में है वो कौन सा है, एल्डिहाइड। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगी डेट विल बी एल्डिहाइड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखें 52 में अगर आप देखें तो ब्यूटेनॉन ऑन ऑक्सीडेशन विद पोटाशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक फॉर्म। तो ब्यूटेनॉन जो है, ब्यूटेनॉन की अगर आप ऑक्सीडेशन करें तो ब्यूटेनॉन में 4 कार्बन होते हैं, यानी कि ऐसा कीटोन है जिसमें सेकंड कार्बन पे तो 2 कार्बन एक तरफ 2 कार्बन दूसरी तरफ, तो इसमें 2 मोल बनेंगे किसके, एसिटिक एसिड के। यानी ये जो ब्यूटेनॉन है CH2 फिर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे फिर CH3। तो इसको अगर आप देखें तो यहाँ से ये वाला हिस्सा जो है ना इसका अलग हो जाता है। सो ये CH3 C डबल बॉन्ड OH और ये भी क्या कर लेता है,
CH3 C डबल बॉन्ड OH बना लेते। तो इस केस में जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। सो ऑप्शन ए है, ब्यूटेनॉन की ऑक्सीडेशन पे एसिटिक एसिड बनेगा। 53 देखें, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल प्रोड्यूस। हमें पता है कि जो नाइट्राइल्स होते हैं यानी कि जो साइनाइड कंटेनिंग कंपाउंड है, अगर इनकी हाइड्रोलिसिस की जाए तो जो साइनाइड ग्रुप होता है, डैट साइनाइड ग्रुप इज़ हाइड्रोलाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन या एस्टर्स इसमें नहीं बनते। सो इस केस में जो ऑप्शन ए है डैट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। 54 में देखें तो लिखा हुआ है एसिटिक एनहाइड्राइड इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ एसिटिक एसिड एज ए रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसमें आप देखें डिहाइड्रेशन है, रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है या एस्टेरिफिकेशन है। तो इसमें एक्चुअली कंडेंसेशन होती है, यानी कि अगर दो एसिटिक एसिड कंबाइन हों तो उनमें से वाटर मालिक्यूल रिमूव होता है। तो वाटर मालिक्यूल की रिमूवल जो होती है उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। वैसे ये डिहाइड्रेशन बाय कंडेंसेशन है। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन या एस्टेरिफिकेशन नहीं होती। रिडक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होती है, और एस्टेरिफिकेशन में एस्टर बनते हैं बाय रिएक्टिंग अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट 55, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज़ रेज्ड इन रिकेट्स। कौन सा एंजाइम जो रिकेट्स डिजीज़ होती है यानी कि जो बोन डिजीज़ होती है उसमें वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो पहले है लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज, LDH1 फास्फेट, तो ये है अल्किलाइन फास्फेटेज। तो ये आम तौर पर इंक्रीज़ कर जाता है जिसकी वजह से बॉन्ड्स में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है फॉर अ गैसियस रिएक्शन द इंक्रीज इन प्रेशर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन डायरेक्शन। इसका मतलब है गैसियस रिएक्शन में जब प्रेशर बढ़ाएंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ए है और ये बी है, तो वो कह रहे हैं कि द इंक्रीज इन प्रेशर विल शिफ्ट द, तो अगर सपोज़ ये बी है तो वो पूछ रहा है कि किधर जाएगा, डिक्रीज़ कंसंट्रेशन, इंक्रीज़ कंसंट्रेशन। इधर मोल्स कम होंगे, फॉर एग्जांपल इधर अगर 3 मोल्स हैं और इधर 2 मोल्स हैं तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड पे। आपको पता है प्रेशर का इंक्रीज़ करना सिर्फ गैस फेज़ रिएक्शन को इफ़ेक्ट करता है, जो लिक्विड या सॉलिड फेज़ होते हैं उनको इफ़ेक्ट नहीं करता। सो इसमें ऑप्शन ए। 57 को देखें, 57 में है एसिडिक बफर कंसिस्ट ऑफ। तो आपको पता है बफर सॉल्यूशन 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है वीक एसिड, दूसरा होता है उसका साल्ट, और तीसरे नंबर पे क्या होता है विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, यानी बेस क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और जो बेसिक बफर होता है उसमें क्या होता है वीक बेस, उसका साल्ट और स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन बी है, पहले वीक एसिड, उसका साल्ट और स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, उसका साल्ट आप ले लें सोडियम कार्बोनेट और HCl ऐड कर दें तो आपके पास एसिडिक बफर बन जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन, द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़ मेंटेन बिटवीन। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मेमोराइजिंग क्वेश्चन है। 7.35 टू 7.45 यानी कि इसके दरमियान ह्यूमन ब्लड की जो बफरिंग है वो होती है। अगर इससे ऊपर या नीचे होगी तो डेफिनेटली डेट क्रिएट अ सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम। नेक्स्ट है द बफर सोल्यूशन इज़ नॉट फॉर्म्ड फॉर। देखें फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो वीक बेस और उसका साल्ट, सेकंड में देखें तो एसिटिक एसिड वीक बेस और सोडियम एसीटेट वीक यानी उसका साल्ट, थर्ड में देखें तो बेंजोइक एसिड वीक एसिड और सोडियम बेंजोएट वीक। लेकिन फोर्थ में देखें तो फोर्थ में एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसका साल्ट है। सो ये बफर सोल्यूशन नहीं बन सकता। 60 को देखें, एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन होकर वाटर बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करें, द डिक्रीज़ इन कंसंट्रेशन ऑफ CO2 विल शिफ्ट। ज़ाहिर है जब CO2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे क्या हो जाएगा, आपके रिएक्टेंट कम हो जाएंगे, लिहाजा प्रोडक्ट टूट के लेफ़्ट साइड पे जाएंगे यानी रिवर्स पे जाएंगे, तो रिएक्शन लेफ़्ट को जाएगा। इसका मतलब है इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। 61, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वो कह रहे हैं ज़ीरो होती है, जो पॉसिबल नहीं है। इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल होती है, ऐसा भी नहीं है। डी ऑप्शन है इनफाइनाइट होती है, ये भी लॉजिक के बगैर है। हमेशा कांस्टेंट होती है यानी कि फ़िक्स होती है, चेंज नहीं हो रही होती, या
आपकी चेंज हो भी रही होती है तो इक्वल रेट के साथ हो रही होती है, इसलिए कांस्टेंट। 62 द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ गिवन बाय हैंडरसन इक्वेशन। ये तो आपको पता है बफर सोल्यूशन के लिए है। जनरल गैस इक्वेशन ये आपको पता है कि गैसेस का प्रेशर या वॉल्यूम निकालने के लिए होती है, कंबाइन गैस लॉ इसको कहते हैं। वंडरवाल इक्वेशन रियल गैसेस के लिए होती है। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सी है? करेक्ट ऑप्शन इज़ आर्हेनियस इक्वेशन। उसके बाद नंबर 63, जो 63 है, 63 में अगर आप देखें तो इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी लो कर देता है फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स रिएक्शन। यानी कैटलिस्ट का काम होता है कि वो अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है तो रिवर्सिबल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं उन दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी को वो चेंज करता है। तो इसका मतलब है ये दोनों फॉर्म में एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है। ये जो ऊपर मैंने लगाया है इसका मतलब होता है अनकैटलाइज रिएक्शन, और ये जो है दिस इज़ फॉर कैटलाइज रिएक्शन। तो दोनों फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ करके इक्विलिब्रियम को जल्दी लाने में हेल्प करता है। नंबर 4, ये भी रिएक्शन काइनेटिक्स का है। द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड, डिक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड, रिमेन द सेम, मे डिक्रीज द डिक्रीज। एक्चुअली होता है इस तरह है कि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो स्टार्ट के अंदर रिएक्शन का रेट जो होता है वो फास्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे आपका रिएक्शन प्रोसीड करता है तो उस टाइम जो रेट होता है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। सो जो रेट ऑफ रिएक्शन है विद द पैसेज ऑफ टाइम फॉल करता है, इसलिए जो ऑप्शन बी है डेट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है नेक्स्ट 65.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH। 0.5 मोलर में कितना होता है आपको पता है? जब 1 मोलर होता है तो हम NaOH का 40 ग्राम मैस लेते हैं और उसको 40 उसका मोलर मैस है डिवाइड करते हैं तो 1 मोल आता है। लेकिन जब हम 0.5 करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जब NaOH जब 40 ग्राम होता है तो जो सोल्यूशन होता है वो 1 मोलर होता है, और जब हम इसको 0.5 करेंगे तो डेफिनेटली ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 20 ग्राम। सो यहाँ पे जो ऑप्शन होगी डेट विल बी ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट देखें, द ब्रेक डाउन ऑफ सबस्ट्रेट विद करंट इज़। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर की बुक का लास्ट चैप्टर थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ब्रेक करना हीट की मदद से। नंबर 2 लिखा हुआ कैटालाइसिस। कैटालाइसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ब्रेक करना विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। उसके बाद दिया हुआ है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप ब्रेक करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से। और लास्ट पे है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस का मतलब होता है लाइट की मदद से ब्रेक करना। सो यहाँ पे पूछा हुआ है कि विद द हेल्प ऑफ करंट, तो करंट की मदद से ब्रेक करेंगे तो क्या कहलाएंगे उसको? इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट है ये अगेन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। सो ऑप्शन ए में आप देखें तो इसमें चार्जेस बैलेंस नहीं है। ऑप्शन बी में देखें तो ऑप्शन बी में भी चार्जेस बैलेंस नहीं है। रिएक्टेंट साइड पे +1 चार्ज है और प्रोडक्ट साइड पे +2 है। ऑप्शन सी में देखें तो 3 सोडियम है 0 चार्ज और 1 आयरन है +3 चार्ज, जबकि प्रोडक्ट में देखें तो 3 आपके सोडियम है 3 सोडियम और हर सोडियम पे जो चार्ज है डेट इज़ +1। तो देखा जाए तो ये चार्ज कितना है? +3। सो चार्ज भी बैलेंस हैं और रिएक्टेंट भी बैलेंस हैं, प्रोडक्ट भी बैलेंस हैं। ऑप्शन डी में देखें तो रिएक्टेंट साइड पे चार्ज +1 है, प्रोडक्ट साइड पे चार्ज +4 है, इसलिए जो ऑप्शन सी है वो क्या है? बैलेंस इक्वेशन है। आपने यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स और चार्जेस दोनों को देखना है। नंबर 68 है स्ट्रॉन्गर इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्रेटर इज़ द। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब भी स्ट्रॉन्गर होगा ऑलवेज रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होती है। ये भी आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 69, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग इन सोडियम इज़। ये मेटेलिक में से मेटेलिक सॉलिड में से है। सो सोडियम एक मेटल है तो मेटल के अंदर जो बॉन्डिंग होती है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, वो क्या होती है? मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। आयन्स जिनमें होते हैं उनके अंदर आयनिक बॉन्डिंग होती है। नॉन मेटल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो कोवलेंट होती है। और अगर एक स्पीशी के पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो और दूसरी के पास ना हो तो जो बॉन्डिंग होती है वो कोऑर्डिनेट होती है। सो 69 इसमें करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन मॉलिक्यूल एज मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी का जो रेशो होती है वो ये होती है कि F2 की कम होती है, फिर उसके बाद क्लोरीन की होती है, फिर उसके बाद किसकी होती है, ब्रोमीन की होती है, और फिर उसके बाद किसकी होती है, आयोडीन की होती है। सो मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी हैलोजन में किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है, ये सेकेंड ईयर का चैप्टर 1 है, S और P ब्लॉक एलिमेंट में से ये चीज़ आई हुई है। उसके बाद है हाफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़। आपको पता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कंप्लीट वो होता है 10, 13, 25, और जब इसको हाफ़ करेंगे, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5622 पास्कल। सो जो हाफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो ऑप्शन बी होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ STP फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। तो आपको पता है STP की जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर होता है। तो 0 डिग्री जो होता है वो 273.16 केल्विन होता है। सो ऑप्शन ए इसमें क्या होगी, डेट विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन PVNRT रिप्रेजेंट। ये बहुत आसान है, डाल्टन्स लॉ आपको पता है पार्शियल प्रेशर के लिए होता है। एवोगैड्रो लॉ में क्या होता है, एवोगैड्रो लॉ में वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। वंडर वाल इक्वेशन रियल गैसेस के लिए होती है। सो यहाँ पे जो आइडियल गैस इक्वेशन है डेट इज़ ऑप्शन सी। प्रेशर, ये गैसेस के चैप्टर में से MCQ था। प्रेशर रिमेन कांस्टेंट एट विच टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस विल बिकम ट्वाइस टू द वॉल्यूम एट 0 डिग्री। ज़ाहिर है 0 डिग्री से वॉल्यूम कब डबल होता है, तो ये ऑप्शन क्या होगी, 273। जब प्रेशर यानी कांस्टेंट होगा तो 273 पे जो क्या होगा, वॉल्यूम डबल होगा। 75 अ ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर गिव अ स्ट्रेट लाइन विच कट्स द टेम्परेचर एक्सेस एट। अगर आप ग्राफ बनाएं तो ये आपने चार्ल्स लॉ में ग्राफ बनाया हुआ है कि ये आपके पास 0 डिग्री है, ठीक है, और इस तरफ जो है ना वो प्लस साइन के साथ टेम्परेचर हो रहा है, इधर माइनस साइन के साथ। तो अगर आप ग्राफ प्लाट करें तो इस जगह पे जाके वो -273.16 डिग्री पे जाके क्या होता है, वो टेम्परेचर एक्सेस को ये टच करता है। सो ये चार्ल्स लॉ में आपने ग्राफ पढ़ा था। एक्स्ट्रा प्लाट जब इसको करेंगे सो यहाँ पे जो ऑप्शन बनती है डेट इज़ ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। 76 व्हाट इज़ नॉट ट्रू फॉर एफ्यूजन ऑफ गैस। इसमें ऑप्शन ये बी आपके गैसेस के चैप्टर से है और ग्राम्स लॉ से पहले एफ्यूजन और डिफ्यूजन के इंट्रोडक्शन से है। तो इसमें ये होता है कि पहले नंबर पे है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल थ्रू स्मॉल ओपनिंग, नंबर 2 मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर प्रेशर टू लो प्रेशर, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यू टू स्केपिंग टेंडेंसी 1 by 1। ये तीनों बातें जो हैं ये ट्रू हैं। जबकि जो डेल्टा है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू कोलिजन अमंग देमसेल्फ, तो ये ठीक नहीं है, कोलिजन के बगैर भी इफ्यूजन पॉसिबल है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है upon which factor pressure is independent। प्रेशर किस फैक्टर से पे डिपेंड नहीं करता, नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, नंबर 3 डेंसिटी, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। सरफेस एरिया पे प्रेशर डिपेंड नहीं करता, सरफेस एरिया कम हो या ज़्यादा हो, ठीक है, इससे प्रेशर इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिड वाटर इज़ एक्सपेंडेड डैश टाइम इट इज़ कंपेयर्ड विद सेम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो ये सीधा क्वेश्चन है, 9 टाइम एक्सपेंशन होती है। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, वैल्यू याद रखनी होती है, क्योंकि जब वाटर के मालिक्यूल इस तरह रेगुलाइज होना शुरू हो जाते हैं तो वाटर के मालिक्यूल में एम्प्टी स्पेसेस आना शुरू हो जाती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। सो 9% वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ। वेपोराइजेशन की बात हो रही है, डेल एच वेपोराइजेशन। तो डेल एच ऑफ वेपोराइजेशन में लिक्विड चेंज होता है वेपर स्टेट में। तो यहाँ पे है लिक्विड इनटू वेपर्स, लिक्विड इनटू इट्स वेपर, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, लिक्विड इनटू इट्स वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड इनटू वेपर्स हो तो ये आपको पता है एवोपरेशन होती है, लिक्विड सॉलिड इनटू वेपर्स हो तो ये आपको पता है कंडेंसेशन होती है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल पार्टिकल हैव सेम मास पर केजी। तो चूँकि जो
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास है वो तकरीबन आलमोस्ट सिमिलर होता है। न्यूट्रॉन का मास होता है 1.6747 10⁻⁻27 kg और प्रोटॉन का मास होता है 1.6726 × 10⁻⁻27 kg। तो इन दोनों पार्टिकल्स का मास आलमोस्ट सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइटेस्ट पॉजिटिव रेज ऑब्टेन। आपको पता है कि जो गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट किया था, डिस्चार्ज ट्यूब में अगर हम हल्की गैस यूज़ करेंगे और सबसे लाइटेस्ट गैस कौन सी, हाइड्रोजन, तो उसकी वजह से जो चार्ज टू मास रेशो आएगी या जो पॉजिटिव पार्टिकल आएंगे वो हाइड्रोजन से आएंगे। इसलिए सबसे जो लाइटेस्ट गैस या एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है और उससे पैदा होने वाले पॉजिटिव पार्टिकल भी हाइड्रोजन से आएंगे। नंबर 5 द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद क्वांटम ऑफ रेडिएशन। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में से है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो एनर्जी की बात हो रही है तो एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये प्लांक क्वांटम थ्योरी है, ठीक है। E इज़ इक्वल टू एच न्यू। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगी वो करेक्ट ऑप्शन होगी। वेलोसिटी, वेवलेंथ, फोटॉन नहीं। वेलोसिटी के साथ इन्वर्स और उसके साथ फ्रीक्वेंसी के क्या कहते हैं, वेवलेंथ के साथ भी इन्वर्स रिलेशनशिप होता है एनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर में से एक्स रेज है। एक्स रेज आर डिफाइंड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ हाई मास नंबर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो होती हैं लेकिन मास नंबर की बात नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ये बात भी ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेरी हाई वेवलेंथ, ये बात रॉन्ग है। डी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ हाई एनर्जी। तो ये जो एमसीक्यू है इसमें ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट हैं, लेकिन आप अगर डी करते हैं तब भी ये करेक्ट है, बी करते हैं तब भी ये करेक्ट है। और इसमें एग्ज़ामिनर्स को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को नंबर अलाट करे। वजह ये है कि जब एनर्जी हाई होती है तो फ्रीक्वेंसी भी हाई होती है, क्योंकि एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। बाकी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्यों हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर होता है। अगेन 97 भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में से है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल विल बी फिल्ड फर्स्ट देन 4p। तो आपको पता है कि जो n+l वैल्यू होती है ऑफ-बॉब प्रिंसिपल के मुताबिक, तो किसको पहले फिल करेंगे। अगर आप 4p को देखें तो 4p में 4 + 1 तो वैल्यू क्या आएगी 5। और अगर 3d को देखें तो 3d में वैल्यू आएगी 3 + 2 तो वैल्यू क्या आती है 5। दोनों की वैल्यू बराबर है तो हम n वैल्यू को देखेंगे। तो n वैल्यू किसकी कम है, तो n वैल्यू 3d की कम है, यानी 3d में 3d। और अगर आप 4s को देखें तो 3d का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है। हमें पता है कि एनर्जी का रिलेशनशिप डायरेक्ट होता है किसके साथ, -1/n² होता है ऑर्बिट नंबर के साथ। ऑर्बिट नंबर कम है तो एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। सो इसमें जो ऑप्शन सी है वो क्या होगी, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मैक्सिमम डैश इलेक्ट्रॉन कैन बी प्लेस इन वन ऑर्बिटल। तो आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, चाहे वो s हो, चाहे वो px हो, चाहे वो py हो, चाहे वो pz हो, चाहे dxy हो या f का कोई ऑर्बिटल हो। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में आ सकते हैं। नंबर 9 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AMU। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन AMU जो होता है ऑप्शन सी है 5.485 10⁻⁻⁴ 0.00005 AMU इसका मास होता है। उसके बाद